तो आज हम लोग देखेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूले। ठीक है, तो जैसे हम जानते हैं कि न्यूटन लॉज का सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट मासेस। बॉडी का शेप कैसा है, साइज कितना है, उससे कोई मतलब नहीं है न्यूटन लॉ को। इट डील्स विथ ए पॉइंट मास। समझ में आया? एक डंडे में दो फोर्स लगा, जैसे मान लो एक डंडा है, इसके ऊपर एक फोर्स लगा 6 न्यूटन का, ऐसा एक फोर्स लगा 8 न्यूटन का। ये डंडे का एक्सीलरेशन क्या होगा, आपको नेट फोर्स निकालना है। 6 न्यूटन 8 न्यूटन, दोनों फोर्स का रिजल्टेंट इज 10 न्यूटन। 10 न्यूटन बाई मास इज द एक्सीलरेशन। यू हैव टू डील इट एज ए पॉइंट मास। न्यूटन लॉ का सबसे बड़ा लिमिटेशन हुआ, इट कैन नॉट डिफाइन और इट कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। ठीक है, अच्छा, तो it deals everything as a point mass, and point mass where the total mass of the body is assumed to be concentrated is the center of mass. तो जब भी हम न्यूटन लॉ अप्लाई करेंगे, क्या कहेंगे कि the forces are or the motion, the effect of the forces is being seen at the center of mass. कोई बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स आया, क्या वेलोसिटी होगा, क्या एक्सीलरेशन होगा, किसका? सेंटर ऑफ मास का। समझ में आया? मोमेंटम ऑफ द बॉडी कितना है, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी इनटू मास, अगर ये ट्रांसलेटरी मोशन में है तो, है ना। सो मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी इनटू मास। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू मास। बाकी पॉइंट का नहीं देखना है, यू हैव टू कंसीडर दिस एज ए पॉइंट मास। तो पहले सेंटर ऑफ मास के बारे में डिटेल्स में देख लेंगे। और लास्ट टाइम क्या, अभी थोड़ी दिन पहले तो जेईई एडवांस हुआ था, नहीं जुलाई या अगस्त में हुआ था जेईई एडवांस। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था। अनफॉर्चुनेटली ओनली लास्ट ईयर आई डिडंट डू दैट न्यूमेरिकल इन माय क्लास। ठीक है, लेकिन उसके प्रीवियस ईयर सारे साल में किए थे। ये ऑनलाइन में पढ़ाते क्वेश्चन स्किप हो गया, वो क्वेश्चन आ गया था। अब मैं क्रेडिट नहीं ले पाया कि मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट ईयर में नहीं पढ़ा था, उसके प्रीवियस ईयर्स में पढ़ाया हूँ वो क्वेश्चन। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। देखेंगे हम लोग वो सारे क्वेश्चन को एक एक करके भी देखेंगे, कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो टुडे वी फर्स्ट स्टार्ट विथ बेसिक हुआ हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एनएलएम के बारे में, बट वी स्टार्ट विथ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास बेसिक फॉर्मूले सबको मालूम है। कोई बॉडी का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस किसी एक पॉइंट से निकालना है तो आप इस बॉडी को टुकड़े टुकड़े में कन्वर्ट करो। ऐसा टुकड़ा करो कि हर टुकड़ा का सेंटर ऑफ मास आपको मालूम है। मान लो ये मास है m1, यहाँ पर कोई दूसरा मास ले लिया, ये मास है m2। ऐसा टुकड़ा कर रहा हूँ कि हर टुकड़ा का सेंटर ऑफ मास हमें मालूम है। और कोई रेगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना में आता है नहीं, कोई स्क्वायर है तो एट द सेंटर, कोई रेक्टेंगल है तो एट द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स, कोई ट्रायंगल है तो इट इज एट द सेंट्रॉइड, ये पेन है तो इसका मिड पॉइंट, यूनिफॉर्म बार है तो मिड पॉइंट, ये सब नॉर्मल चीज मालूम है। तो ऐसा टुकड़ा इसको बनाते हैं कि हर टुकड़ा का हमें सेंटर ऑफ मास मालूम है। अब ये हर टुकड़ा का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस ध्यान रहे। सिमिलर एक्सप्रेशन वाज डेल्ट इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आल्सो, बट देयर m1 m2 m3 वर डिफरेंट। इन द कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 m2 m3 लेते हैं, x1 x2 x3 निकालते हैं, फिर फॉर्मूला लगाते हैं। वहां पर भी m1 m2 m3 लेते थे, x1 x2 x3 लेते थे, लेकिन वहां पर m1 यहाँ पर m1 में अंतर है। क्या है? There m1 in case of calculation of moment of inertia, m1 was strictly a point mass, but here m1 may be as large as anything, जो आपकी अपनी चॉइस का है, जिसका सेंटर ऑफ मास आपको मालूम है। ठीक है, कोई बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए यू हैव टू गो फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल मास इन इट। कोई सेकंड चॉइस है नहीं आपके पास, जबकि सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए 3-4 टुकड़ा करके भी हम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। वहां पर x1 क्या था, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट मास फ्रॉम द एक्सिस। यहाँ पर x1 क्या है, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेक्टेड पार्ट फ्रॉम द एक्सिस। समझ में आ रहा ना, डिफरेंस समझ में आना चाहिए, छोड़ के बैठो पास नहीं सिट फार। तो व्हाट वी ऑब्जर्व, पहला चीज हुआ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एन एक्सिस इज गिवन बाय समेशन ऑफ mi(xi) बाय समेशन ऑफ mi। ठीक है, पहला। और हम लोग ये भी देखे थे कि सेंटर ऑफ मास कोई बॉडी का फिक्स नहीं होता है, वो शिफ्ट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मासेस। Whenever any mass is added to a body or a system of masses, center of mass shifts towards the added mass. नहीं,
whenever any mass is removed from a system of masses, center of mass moves away from the removed mass। ये चीज मालूम है तो नहीं लिखेंगे। दूसरा चीज मैं आपको बता दूं कि सेंटर ऑफ मास के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगा जो कि आपको मैं क्लास 11th में नहीं बताया था। ठीक है, थोड़ा हायर है, जी भले हमारे बच्चे बैठे हैं, बाकी लोग फायदा उठाओ उसका, चाहिए तो आपको काम में लगेगा। जैसे कोई अगर कोई एक सेमी सर्कुलर वायर है, जिससे सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस आर, इसका रेडियस आर है, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस यहाँ से कितना होता है, कुछ डाटा याद रखो। अगर हम कहेंगे डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर वायर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू 2r/π। वैसे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं, नहीं बता रहा हूँ, अननेसेसरी कंफ्यूजन होगा, ये जरूरत पड़ता है बोल के दे दिए। ठीक है, तो क्या हुआ, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सेमी सर्कुलर वायर, डिस्टेंस ऑफ ए ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर वायर। वैसे बहुत सारा चीज है जिसका सेंटर मास हमें जानना चाहिए, लेकिन मेरे को न्यूमेरिकल में जितने चीजें आते हैं उसी को कवर कर रहा हूं। सेमी डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर वायर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल होता है 2r/π। यहां पर मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा। ठीक है, हाउ टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ ए बॉडी, हाउ वी जनरेट ए सरफेस एरिया। सोचो कि अगर हम कहेंगे कि ये कोई एक डंडा है, दिस इज जस्ट ए वायर ऑफ लेंथ l, और इस वायर को इस एक्सिस में मैं एक बार घुमा लेता हूं, ऐसे करके घुमा लिया। अगर ये वायर को इस एक्सिस पे घुमा लूंगा तो ये एक सरफेस बनाएगा, बनाएगा नहीं बनाएगा? हाउ विल बी दैट सरफेस? ए सिलिंड्रिकल सरफेस, ए होलो सिलिंड्रिकल सरफेस। व्हाट विल बी द सरफेस एरिया? ठीक है, सिलेंडर का सरफेस एरिया सबको आता है। चलो कैसे निकलेंगे? सपोज हम कहेंगे ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है, तो जो सिलेंडर बनेगा होलो सिलेंडर, उसका रेडियस क्या होगा? r। अच्छा, तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा? सर्कमफरेंस इनटू लेंथ, 2πr इंटू लेंथ। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना हुआ? 2πrl, वो आप जानते हो, है ना। तो अगर ये वायर सीधा नहीं होता, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता, तो अब भी इसको घुमाएंगे तो एक सरफेस एरिया बनेगा कोई इरेगुलर शेप का, उसका सरफेस एरिया क्या होगा? तरीका हुआ, इट इज 2πx, x इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दिस, 2πx इंटू लेंथ ऑफ द वायर। समझ में आया? तो लिखेंगे थ्योरम नंबर 1। When a line or a curve is rotated about an axis, the total surface area generated is equal to S is equal to 2πx into L. X is distance of center of mass from axis, जिस एक्सिस में घुमा है। L is length of wire, L is length of wire और length of curve। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। क्या बोल रहा है, कोई कर्व को अगर किसी एक्सिस में एक बार घुमा लेंगे तो जो एरिया जनरेट होगा वो एरिया कितना है? लेंथ ऑफ द कर्व
multiplied to distance of center of mass of the curve from the axis about which it is being rotated. Just for sake of example, suppose ये कोई एक सेमी सर्कुलर वायर है, ठीक है, सेमी सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस r है, सपोज दिस इज r। अगर इसको हम इस एक्सिस में एक बार घुमा देंगे तो व्हाट इज द सरफेस एरिया जनरेटेड? स्फीयर, स्फीयर बनेगा नहीं? तो इफ द सेमी सर्कुलर वायर is rotated about, ये कोई एक्सिस दे दिया नाम AB, then the spherical surface generated is equal to कितना होगा फॉर्मूला? 2 pi x into L, 2 pi x into L। अब 2 pi तो 2 pi है। What is x? Distance of center of mass from here। यहाँ से सेंटर मास का डिस्टेंस कितना है? 2r by pi। सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस होता है फॉर ए सेमीसर्कुलर वायर 2r by pi। So into 2r by pi into what is the length of this wire? लेंथ ऑफ दिस वायर कितना है? 2 pi r का आधा कितना है? कितना मिला देखो तो, इज इट कमिंग 4 pi r स्क्वायर? हाँ, ये तो स्फीयर का एरिया होता है। गेटिंग? तो ऐसे करके हम लोग इस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। आपको बेहतर समझ में आएगा जानने में अगर एक छोटा सा क्वेश्चन में दूसरा कर लेता हूँ, दूसरा क्वेश्चन एक तो कर लेता हूँ, आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। फिर आपको और एक थ्योरम देना है मुझे। एग्जाम्पल, सपोज हम कहेंगे ये कोई एक वायर है, ऐसा शेप का वायर है, इसको इस एक्सिस में घुमाना है। यू हैव टू रोटेट इट अबाउट AB। ये लेंथ दिया है L, ये लेंथ दिया है 2L, ये लेंथ दिया है L। अगर इसको हम ऐसे घुमा देते हैं एक बार, एक सिलेंडर बनेगा, क्लोज्ड सिलेंडर, ऊपर से भी क्लोज, नीचे से भी क्लोज। टोटल सरफेस एरिया मतलब आपको होगा कि ये कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर का फ्लैट सरफेस एरिया। चलो एक बार घुमाते हैं और देखते हैं क्या हमारा थ्योरम काम करता है। थ्योरम का प्रूफ है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द प्रूफ वी आर गोइंग फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द थ्योरम कि हाँ हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा जो सरफेस एरिया बनेगा वो सरफेस एरिया कितना होगा? 2 pi x into L। 2 pi x मतलब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितना दूर पे है, पहले हमें वो पता करना है, व्हाट इज x, है कि नहीं? और लेंथ कितना लेंगे? L plus 2L plus L, 4L। लेंथ ऑफ द कर्व कितना हुआ? 4L। So 2 pi x into 4L should be area of the closed cylinder, है कि नहीं? चलिए करके देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले x निकालते हैं। here x is equal to, अब अगर ये यूनिफॉर्म वायर है, ये लेंथ अगर, ये मास अगर m है, ये 2m है, ये m है, नहीं? तो अगर ये मास को हम मास m1 कहेंगे, इसको m2 कहेंगे, इसको m3 कहेंगे, तो क्या फॉर्मूला लगा सकते हो? समेशन ऑफ mi xi बाय समेशन ऑफ mi वाला। m1 क्या है? m, उसका करेस्पॉन्डिंग x1 मतलब यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है? L/2 प्लस m2 कितना है? 2m, डिस्टेंस कितना है? L। अरे ये वायर का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस यहाँ से m1 x1 m2 x2 प्लस m3 कितना है? वो भी m है। सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस x3 कितना है? बाय क्या करेंगे? समेशन ऑफ mi, टोटल मास कितना है? m 2m 3m, सॉरी m 2m m मिलके हो गया। हाँ, तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया देखो तो, ml/2 मिलके हो गया ml, 2ml हो गया 3ml, 3ml/2 दैट इज 3l/4 आया। x का वैल्यू आ गया, ये निकालने में कोई हर्ज नहीं था, आसान था। नाउ एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर, formed, area of closed cylinder formed by rotating the wire around AB। फॉर्मूला क्या कहता है? 2 pi x into length। What is the length? Length is here 4L, length of the curve
4L, ठीक है। 2 पाई x के जगह वैल्यू डालें 3L/4 इंटू 4L, देखो तो कितना हो रहा है, सिंप्लीफाई करो तो 4 को खा गया, 6 पाई L स्क्वायर, 6 पाई L स्क्वायर, ठीक है। अभी हम लोग क्रॉस चेक करते हैं, अदरवाइज ये सही है कि गलत है। कितना तो सरफेस निकला, 2 तो फ्लैट सरफेस निकला, 1 तो कर्व सरफेस निकला। फ्लैट सरफेस का एरिया कितना होगा, से सर्कल और रेडियस L, पाई L स्क्वायर 2 पाई L स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई L इंटू 2L, 2 पाई L इंटू 2L दैट इज 4 पाई L, 4 पाई L स्क्वायर, 4 पाई L स्क्वायर प्लस 2 पाई L स्क्वायर मिलके हो गया 6 पाई L स्क्वायर। दैट मींस बाय रोटेटिंग द कर्व अबाउट a particular axis, what is the surface area generated is given by 2 pi x into length of the curve। अभी आपको कोई पूछेगा कोई कोन का सरफेस एरिया बताओ, ठीक है, ये एक्सिस है, इसमें ये वायर को ऐसे घुमा दो एक बार, ये वायर को अगर इसमें एक बार ऐसे घुमा देंगे कोन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इस एक्सिस से वायर का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकाल दो। नहीं, एक बार डिस्टेंस मिल गया, देन यू कैन फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस 2 पाई x into length of this wire will give you the surface area of the cone। कभी कभार जरूरत पड़ेगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह निकालने के लिए आगे रोटेशनल डायनेमिक्स में, समझ में आया? कभी कभार जरूरत पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास में ये एस्पेक्ट नहीं बताया गया था, थोड़ा यहाँ पर एलाबोरेट कर दिए। थ्योरम नंबर 1 समझ में आया? When a curve is rotated about an axis, the total surface area generated is equal to S into 2 pi x into L, ठीक है। x is distance of center of mass from the axis about which it is being rotated, L is length of the curve। ये हो गया थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 2 कहता है अबाउट द वॉल्यूम जनरेटेड। थ्योरम नंबर 2 कहता है, यहां पर लिखेंगे थ्योरम नंबर 2, पॉइंट नंबर 4 में लिखेंगे थ्योरम नंबर 2 कहता है when an area is rotated about an axis, it generates a volume that volume is फॉर्मूला सेम है 2 पाई x इंटू एरिया, 2 पाई x इंटू एरिया, समझ में आया? 2 पाई x इंटू एरिया विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ दिस। तो एरिया का सेंटर ऑफ मास निकालो और सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालो फ्रॉम द एक्सिस, 2 पाई x इंटू एल कर इंटू एरिया कर दो। फिर ए क्या है? ए इज एरिया रोटेटेड, x is distance of center of mass from axis, not available in any of your books। लेकिन इसको लेके जो न्यूमेरिकल फटाक से सॉल्व हो जाएगा तो वो दूसरे किसी तरीके से करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन रहेगा। समझ में आया? क्योंकि आपको इंटीग्रेशन करके निकालने भी समझ निकल जाएगा। अच्छा, तो एक एग्जाम्पल ही लेते हैं। कभी कभार ये चीज आपको उल्टा मदद करता है, जैसे कोई सेमी सर्कुलर वायर का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 2r/पाई, कोई सेमी सर्कुलर डिस्क का, तो इसे कैसे याद रखोगे? लेकिन उसका वॉल्यूम मालूम है, वॉल्यूम मालूम है तो उसमें से निकाल सकते हैं। दोनों चीज करेंगे उल्टा पुल्टा। थ्योरम को वी शैल यूज LHS to RHS एंड RHS to LHS, दोनों तरीके से करके देखेंगे। पहला एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम कहेंगे कि ये एक कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है, साइड लेंथ L है, ये 2L है, इसको इस एक्सिस में घुमा देंगे, AB में घुमाएंगे तो एक क्या बनेगा? सिलेंडर बनेगा। सॉलिड सिलेंडर की होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, बिकॉज दिस एरिया इज रोटेटेड। समझ में आ रहा ना? सॉलिड सिलेंडर बनेगा। उस सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा? 2 पाई x into L एज पर द थ्योरम गोज। लेट अस चेक हियर। एरिया कितना है? 2L into L, 2L स्क्वायर। x कितना है? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो तो बीच में होगा, L/2। सो वॉल्यूम जनरेटेड इज 2 पाई, इसको हम एक बार ऐसे घुमा रहे हैं इस एक्सिस AB में, 2 पाई x इंटू एरिया। 2 पाई x का वैल्यू L/2, एरिया कितना है?
एरिया इज 2l स्क्वायर, तो 2 को खा गया, इस 2 पाई l क्यूब। देखो तो इसका वॉल्यूम वही हो रहा है क्या, बेस इंटू हाइट, एरिया बेस इंटू हाइट। बेस कितना है पाई l स्क्वायर, हाइट कितना है 2l, एरिया कितना हुआ, सॉरी वॉल्यूम कितना हुआ, बेस एरिया पाई l स्क्वायर इंटू 2l, 2 पाई l क्यूब। देखो आ रहा है, रिलेटिंग। तो वॉल्यूम निकालने का तरीका ये हुआ। अभी अगर आपको कोई पूछे कि कोई सेमी सर्कुलर डिस्क का डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, या फिर कोई सॉलिड कोन का डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास अपेक्स से कितना दूर पे है, तो अदरवाइज तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारा क्वेश्चन ये था कि कोई अगर एक सेमी सर्कुलर डिस्क है तो उसका सेंटर ऑफ मास यहां से कितना दूर पे है। तो ठीक है, इस डिस्क को इस एक्सिस में घुमाओ, हमें पता करना है व्हाट इज एक्स, तो हम कहेंगे टू फाइंड एक्स, ये हमें पता करना है। इफ द सेमी सर्कुलर डिस्क is rotated about AB, V is 2 पाई XL, हाँ, और इसमें x हमें मालूम नहीं है, लेकिन नहीं 2 पाई x इंटू एरिया, सॉरी हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे हैं, जब सरफेस एरिया निकालते थे ये L होता था। अब we know that for the sphere generated V कितना है 4/3 पाई r क्यूब, है कि नहीं। ये सेमी सर्कुलर वायर का सेमी सर्कुलर डिस्क का रेडियस r दिया हुआ है 4/3 पाई r क्यूब। ये जो स्फीयर बनाएगा उसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब। सो 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 2 पाई x इंटू एरिया। ये एरिया कितना है पाई r स्क्वायर बाई 2। इक्वेट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कितना आ रहा है x, ये 2 को खा गया। इज इट कमिंग 4r बाई 3 पाई, यस। देखो तो ज्यादा नहीं करवाऊंगा, थोड़ा सा आइडिया दे दिया, आप लोग जरूरत पड़ने पर चीजों को यूज कर सकते हो, ठीक है। अब कभी भी आपको वॉल्यूम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई इरेगुलर शेप का बॉडी मिलेगा और उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ निकालना पड़ेगा, तो विदाउट गोइंग फॉर इंटीग्रेशन यू कैन फाइंड आउट। अभी नहीं तो इसको इंटीग्रल मेथड में करते तो बड़ा डिफिकल्ट होता। इसको अगर हम इंटीग्रेशन यूज करके ये चीज निकालने की कोशिश करेंगे पूरा बोर्ड भर जाएगा। फर्स्ट हैव टू कंसीडर दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ थिन वायर्स, थिन सर्कुलर वायर, सेमी सर्कुलर वायर। हर एक वायर का 2r/पाई वाला फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेट करके m1 से निकालना, मतलब बहुत लंबा मेथड हो गया। ऐसे आप लोग रफ वर्क करके भी निकाल सकते हो। समझ में आ रहा? अच्छा तो सेंटर ऑफ मास के बारे में 4 पॉइंट हम लोग देखें। आगे बढ़ेंगे, 5वां पॉइंट को देखेंगे, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में हम लोग अभी क्या देख रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 में हम लोग देख चुके हैं कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास इज समेशन ऑफ mi(xi) बाय समेशन ऑफ mi। इसका कैलकुलेशन करते वक्त हम लोग देखे थे कि वी कैन गो फॉर नेगेटिव मास कंसेप्ट ऑल्सो। अगर कोई मास प्रेजेंट नहीं है तो उस वहाँ पर नेगेटिव मास है बोल के भी हम लोग कर सकते हैं। उसके न्यूमेरिकल हम लोग किए हैं, वो सब अभी डिटेल्स में नहीं बताएंगे। अगर हम थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ को, summation of mi is a constant. Summation of mi is nothing but the total mass of the system. तो total mass of the system अगर है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं बाय डिफरेंशिएटिंग। आपको हो गया dxcm इज इक्वल टू 1 बाय समेशन ऑफ mi इंटू ये ऊपर क्या हो गया डेरिवेटिव समेशन ऑफ, ये जो था mi(x) ये क्या था, इनफैक्ट इट वाज m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये आएगा m1 dx1 m2 dx2 m3 dx3। तो इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ mi dxi। रिमेंबर दे आर ऑल वेक्टर्स, इसीलिए लेफ्ट साइड में होने से नेगेटिव लेते थे, राइट साइड में होने से पॉजिटिव लेते थे।
कहने के लिए हम लोग क्या बोल दिया समेशन ऑफ एम आई एक्स आई में? एक्स आई क्या है? डिस्टेंस ऑफ एम आई फ्रॉम द एक्सिस। वो गलत है, सही क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एम आई फ्रॉम एक्सिस, क्योंकि इधर होने से पॉजिटिव लेते थे, उधर होने से नेगेटिव लेते थे। कहने के लिए कह देते हैं काम चल जाता है, लेकिन समझ में आना चाहिए कि एक्स आई को कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है। अच्छा, ये डी एक्स सी एम हो गया समेशन ऑफ एम आई एक्स आई एम आई डी एक्स आई बाई दिस। मतलब अगर इंडिविजुअल masses m1 m2 m3 are given displacements dx1 dx2 dx3 etc, then center of mass कितना डिस्प्लेस होगा is given by this formula। तो हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास is equal to summation of mi dxi by summation of mi, और डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर, तो वेक्टोरियल ले लेना है। ठीक है, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, यहाँ पर कोई 2 kg का मास पड़ा है, यहाँ पर कोई 3 kg का मास पड़ा है, ठीक है, और पूछा है कि ये मास को इधर को डिस्प्लेस कर दिया गया बाई 2i के प्लस 3j के, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट मास। ये मास को इधर को डिस्प्लेसमेंट कर दिए बाय 4j के। नाउ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास? तो आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 2 kg नहीं m1 dx1 प्लस m2 dx2 बाय m1 प्लस m2। m1 कितना है? 2 kg है। कितना डिस्प्लेसमेंट किए हैं? 2i प्लस 3j। तब मैं क्या करता था? एक्स एक्सिस में डिस्प्लेस करता था, आपको समझ में आ जाता था। अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है नीतीश कुमार, किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करो तो डिस्प्लेसमेंट को आपको डायरेक्टली लेना है। 2 × 2i प्लस 3j प्लस इसका क्या हो गया 3 kg × 4j के डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ mi दैट इज 2 + 3। कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास विल बी डिस्प्लेस्ड बाय ये 4i के प्लस 12 + 6 18 j के बाय 5। समझ में आया क्या? सेंटर ऑफ मास विल बी डिस्प्लेस्ड बाय दिस अमाउंट। कितना आसान सा क्वेश्चन आएगा, लोग इसमें चकरा जाएंगे। छोटा सा क्वेश्चन आएगा, सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। जैसे मैं आपको थोड़ा एक क्वेश्चन देता हूं देखने के लिए कि आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ए 1 kg एंड ए 3 kg मास आर ऑन XY plane, are on XY plane. Their center of mass is 854. सेंटर मास कहाँ पे? 54 पे। अच्छा, if 1 kg is displaced by 4i cap and 3 kg is displaced by 2i cap plus j cap, find न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बन गया एक वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बन गया वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, जबकि थोड़ा सा सोचो तो क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। कैन यू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 dx1 प्लस m2 dx2 बाय m1 प्लस m2। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास पता चल गया है ना। सेंटर ऑफ मास कहाँ था? मैं क्लू दे रहा हूँ। सेंटर ऑफ मास कहाँ था? 54 पे था। उसका डिस्प्लेसमेंट पता चल गया है, ये डिस्प्लेसमेंट। और पूछा है कि ये कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा। क्या डिस्प्लेसमेंट को इन टर्म्स ऑफ दिस एक्सप्रेस कर सकते हैं? अगर ये पॉइंट xy है, ये पॉइंट 54 है, तो s क्या होगा? x - 5 i के प्लस y - 4। तो आपको ये मिल जाएगा, ये मालूम है, ये नहीं निकाल पाओगे क्या? यस कर पाओगे, ठीक है। सो ट्राई इट नाउ। आई वांट टू सी हु डज इट फास्ट। कौन पहले करता है इसको?
एकदम हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है। हमें समय कम लगता है क्योंकि हम समय को ढंग से यूज करना नहीं जानते हैं। इफ यू काउंट एवरी सेकेंड्स यू आर हैविंग प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर यू। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस वी लूज आवर टाइम। लगता है कि समय कम है, कूलली करना है। दिस इज प्रैक्टिस टाइम। कितना एक्यूरेटली आंसर आ रहा है देखेंगे, किसका आंसर आ रहा है पहले देखेंगे। हाँ क्या आंसर आया? 15/2, ऐसे आंसर आया कुछ लोगों का। बाकी लोग लगे हैं अभी तक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं निकला है अभी तक। तो पहले निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। कैसे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या था? m1 dx1 m2 dx2 बाई m1 प्लस m2। अभी अभी तो देखे थे फॉर्मूला। m1 इज 1 kg इंटू 4i केप, 1 इंटू 4i केप प्लस 3 इंटू 2i केप प्लस j केप बाय 1 प्लस 3 इज 4। तो ये बन गया 4i केप प्लस 6i केप, दैट इज 10i केप प्लस 3j केप बाय 4। हो गया। नाउ सेंटर ऑफ मास कहाँ था? इट वाज एट द पॉइंट 54। इट अंडरगोज ए डिस्प्लेसमेंट। नाउ द न्यू कोऑर्डिनेट इज xy। तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? यही तो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो हमें मालूम है। आप कहोगे x माइनस 5i केप प्लस y माइनस 4j केप इज इक्वल टू, जो निकाले डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10/4 i केप 3/4 j केप। नाउ इक्वेट x minus 5 is equal to 10/4. X minus 5 is equal to 10/4. You get the value of x. Y minus 4 is equal to 3/4. Y minus 4 is equal to 3/4. You get the value of x and y. Is it coming the same? 15/2 and 19/4? Yes, correct. समझ में आया? छोटे छोटे चीजों को थोड़ा सा घुमा फिरा के देते हैं वो लोग, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देते हैं। ओके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नाउ अंडरस्टूड। आगे बढ़े, पॉइंट नंबर 6 हो गया। पॉइंट नंबर 6, नोट पॉइंट नंबर 6 में देखिए कि अगर हमें मालूम है कि dxcm इज इक्वल टू समेशन ऑफ mi dxi बाय समेशन ऑफ mi, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम will not change its position। कब? if dxcm displacement of center of mass is 0, है कि नहीं? मतलब समेशन ऑफ mi dxi by समेशन ऑफ mi is 0, मतलब समेशन ऑफ mi dxi is equal to 0। समझ में आ रहा है क्या? गिविंग यू एग्जाम्पल, हेड क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर पे, तो वो नॉर्मल एफ इक्वल एम ए वाला क्वेश्चन थोड़ी आते हैं। तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो हम लोग कुछ दूसरे मकसद से पढ़ रहे हैं, स्कूल वाले तो गए। अब सपोज यहाँ पर 3 मासेस रखें, ठीक है, 1 kg 2 kg 3 kg are on xy plane, ठीक है, 1 kg 2 kg 3 kg are on xy plane। if 1 kg is displaced by 2i cap minus 4j cap and 2 kg is displaced by
minus 5i cap plus 2j cap. Find displacement of 3 kg for which ये पेन धोखा देता है, for which center of mass does not move. थ्री kg का क्या डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा? फेंक दिए पेन को। चलिए, सिंपल सा चीज है, समेशन ऑफ mi dxi मस्ट बी इक्वल टू 0। दिस थिंग इज इक्वल टू 0, तो दिस इज इक्वल टू 0, ये तो कांस्टेंट है, ये इधर गया तो हो गया 0। समेशन ऑफ mi dxi मस्ट बी इक्वल टू 0। सो सिंपल, आपको सारा वैल्यू डालना है। क्या लिखना है यहाँ पे सॉल्यूशन में? क्या लिखना है सॉल्यूशन में? लिखना है फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास टू बी 0, summation of mi dxi must be equal to 0. Remember they are all vectors. m1 1 kg, 1 kg का डिस्प्लेसमेंट दिया है 2i cap minus 4j cap, 2i cap minus 4j cap प्लस 2 kg, 2 kg का डिस्प्लेसमेंट दिया है minus 5i cap plus 2j cap, 2 kg minus 5i cap plus 2j cap प्लस 3 kg, उसका डिस्प्लेसमेंट मालूम नहीं है, कॉल इट dx3, दैट शुड बी इक्वल टू 0। dx3 का वैल्यू मिल गया, सो सिंपल। dx3 तो मालूम हो गया हमें, ये हो गया 2i cap 4j cap minus 10i cap, 2 and minus 10 हो गया minus 8i cap minus 4j cap plus 4j cap, ये हो गया 0j cap। तो 0j cap हो गया, 0j cap प्लस 3 dx3 इज इक्वल टू 0, मतलब dx3 इज इक्वल टू 8/3 i cap। If the 3 kg mass is displaced by 8/3 i cap, सेंटर मास जहां था वहीं रहेगा। है ना क्वेश्चन? सिंपल क्वेश्चन है और आसानी से आप 2 मिनट में कर भी सकते हो। ठीक है, लंबा समय की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा रफ वर्क करके कर सकते हो। तो पॉइंट नंबर 6 भी हम लोग देख लिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में। आयुष कुमार को समझ में आ रहा है? ठीक। पॉइंट नंबर 7, नोट पॉइंट नंबर 7, इसको मिटाते हैं अभी। नोट पॉइंट नंबर 7, सारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोगों को मिल जाएगा। डोंट ट्राई कि आप लिख नहीं पाए, फंस गया, ये हुआ, यू विल गेट देम। पॉइंट नंबर 7, आप जानते हो कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और हमें मालूम है कि dx ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1/summation of mi into m1 dx1, m2 dx2 and so on. Suppose all these displacements take place in dt seconds. अगर ये सारा डिस्प्लेसमेंट dt सेकंड में हुआ, m1 dt सेकंड में dx1 गया, m2 dt सेकंड में dx2 गया, ऐसे करके गए हैं, और सेंटर ऑफ मास का dt सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? dx/cm। नहीं तो अगर dt दोनों तरफ हम डिवाइड कर देंगे, इधर मिलेगा dx/cm/dt, इधर मिलेगा dx1/dt, dx2/dt, dx3/dt, है कि नहीं? तो क्या कहेंगे आप? आपको होगे dx/cm/dt इज इक्वल टू 1/summation of mi means total mass into m1 dx1/dt, m2 dx2/dt and so on. So that is velocity of center of mass is m1 v1, m2 v2, dx1/dt क्या है? Velocity of m1. And even more interesting to note, ये x1 क्या था? Displacement of m1, center of mass of m1. So dx1/dt is what? Velocity of center of mass of m1. ध्यान रहे, दो ठो डंडे पड़े, एक डंडा ऐसे पड़ा, एक डंडा ऐसे पड़ा, ये घूमते हुए जा रहा है, वो घूमते हुए जा रहा है, तो उनका सेंटर ऑफ मास को देखना। v1 v2 v3 क्या है? वेलोसिटी ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास। समझ में आ रहा है क्या? तो
m1 v1 प्लस m2 v2 एंड सो ऑन बाय समेशन ऑफ mi, जिसको हम लोग छोटा करके लिख सकते हैं mi vi बाय समेशन ऑफ mi। खाली बस बताना चाहूंगा vi इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ mi का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है vi। समझ में आ रहा है? अच्छा, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल सपोज मैं देता हूं कि यहां पर कोई एक रॉड ऐसे पड़ा था, यूनिफॉर्म बार है, ये एक दूसरा यूनिफॉर्म बार है, ये एक यूनिफॉर्म बार है जिसका मास m है, इसका मास 2m है, हेवी बार है, और ये उसका सेंटर है, ये उसका सेंटर है। अबाउट द सेंटर दिस रोटेट्स विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ω1, दिस रोटेट्स विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ω2 अबाउट द सेंटर। क्या बता सकते हो? ये घूम रहा है ऐसे ऐसे करके और ये भी घूम रहा है, तो सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? m1 v1, क्योंकि सेंटर मास मूव नहीं कर रहा है इसका। m1 v1 प्लस m2 v2 भाई m1 प्लस m2 v1 वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? 0। इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? 0। कभी ये ऐसे था, कभी ऐसे था, कभी ऐसे था, ये कभी ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, सब पोजीशन बदल रहे हैं, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 है। मतलब सेंटर ऑफ मास इज रिमेन कांस्टेंट, वेयरएवर इट वाज इट इज रिमेनिंग एट द सेम पोजीशन। ये दोनों घूमने के बावजूद सेंटर ऑफ मास इज नॉट मूविंग। वो पूछ लेंगे बताओ फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर मास मूव कर रहा है क्या? आंसर क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 v1 m2 v2 बाई m1 प्लस m2। लेकिन v1 v2 क्या थे? दे वर वेलोसिटीज ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक का सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है तो आप कहोगे दिस इज 0, सेंटर मास इज नॉट मूविंग। समझ में आ रहा है? हाँ, वो चीज देखना, कंफ्यूज मत करना, नहीं तो लगेगा कि ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे था, ये ऐसे हो गया, जब ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, सेंटर मास कहाँ होगा, कैसे घूमेगा, चकरा जाओगे। ध्यान रखना, इन द एक्सप्रेशन v1 रेफर टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, ये था हमारा पॉइंट नंबर 8 में एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर मास क्या था? विद द सेम एनालॉजी, अगर हम इसको दोनों तरफ को फिर से डिफरेंशिएट कर दिए तो dvacm/dt विल बी इक्वल टू m1 dv1/dt m2 dv2/dt। नहीं तो हम कह सकते हैं एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 a1, ये हम लोग जनरल क्लासेस में किए हैं, तो इसको थोड़ा सा हम लोग सीधे सीधे लिख देते हैं m2 a2। ज्यादा डिटेल्स में लिखने में ज्यादा समय चला जाएगा, m1 m2 एंड सो ऑन, दैट इज समेशन ऑफ mi ai बाय समेशन ऑफ mi। ये हो गया एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऑल्सो वी हैव सीन दिस क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स व्हाट? नेट एक्सटर्नल फोर्स बाय मास। बताए थे नहीं बताए थे? बताए थे ना? दिस क्वांटिटी सेम इज समेशन ऑफ mi ai क्या देता है? It includes all internal and external forces. It is sum of all internal and external forces. But we know internal forces always exist in pair, equal and opposite pairs. They cancel out. Net internal force is 0. Work done by net internal force is not 0. Previous class discussion किए थे. But net internal force is always 0 because they are always acting as action reaction pairs. तो net internal force 0 हो गया, तो आप क्या मिलेगा? ये only external force, net external force by total mass gives you the acceleration of center of mass। समझ में आ रहा है? हाँ, this is sum of all external and internal forces। sum of internal forces तो ऐसे ही 0 है because they always exist in pairs of equal and opposite forces। वो तो ऐसे ही रिजल्टेंट 0 हो गया, है ना? अभी आप कार के अंदर बैठ के आगे वाला सीट को पुश कर रहे हो, कोई कार बाहर से पुश कर रहा है,
तो कार का एक्सीलरेशन क्या होगा? आपके फोर्स के चलते कुछ नहीं, क्योंकि आप आगे पुश करने के साथ साथ पीछे भी पुश कर रहे हो, तो टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, इंटरनल फोर्सेस आर एग्जिस्टिंग इन पेयर्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, नेट इंटरनल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, फॉर ए बॉडी नेट इंटरनल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। तो बाकी जो नेट फोर्स रह गया वो एक्सटर्नल फोर्स है। सो दैट एक्सटर्नल फोर्स बाय नेट मास गिव्स यू द एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये सारा चीज हम लोग देखे थे। इसका मतलब हुआ जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा देयर विल बी नो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, देयर विल बी नो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझ में आया? तो यहां से हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है। वी ट्राई टू डिराइव न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, एवरीथिंग यहां से पता चल जाता है। अगर आप कहोगे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करेगा। समझ में आ रहा है क्या? ये डंडा रखा है, ये डंडे के ऊपर हम दो फोर्स लगाए, ये फोर्स, अब ये घूमेगा, मान लो ये 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, तो व्हाट इज द नेट फोर्स? जीरो। ये चलेगा, ये घूमते रहेगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास दैट विल रिमेन कांस्टेंट। और मान लो कि डंडा का ये हेवियर पार्ट है, ये लाइटर पार्ट है, सेंटर ऑफ मास मस्ट बी क्लोज टू दिस प्लेस। अब अगर इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स दिए, इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स दिए, तो ये दोनों फिर से घूमेंगे, नेट फोर्स जीरो है, लेकिन दिस पॉइंट विल नॉट मूव, दैट मींस दिस विल रोटेट अबाउट द सेंटर ऑफ मास। As net external force is zero, center of mass is not going to move, there is no acceleration, earlier it was at rest, it will remain at rest। इसके ऊपर हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस किए थे। मैं चाहता हूं कि इस एस्पेक्ट के ऊपर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के ऊपर 2-4 क्वेश्चन हम लोग थोड़ा देख लें याद करने के लिए। ठीक है? ठीक है।